यार आप लोगों का एग्जाम 27 को है सबका, मेरे ख्याल में एक दिन का एग्जाम है ना, कोई 22-23 वाला नहीं है इसमें, सबका मेरे ख्याल में एक ही दिन का एग्जाम है। सही। आप लोगों को देखे हमने जितना पढ़ा है ना ये मोर देन इनफ है, ठीक है। अब जो कम्युनिटी मेडिसिन है, फोरेंसिक के कुछ चीज़ें हैं वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीक में, लेकिन जितना बंदा ज़्यादा पढ़ता है उतना कहता है यार कम है, ठीक है। ये पढ़ाई ऐसी चीज़ होती है, बंदा डरता है यार ये नहीं आता वो नहीं आता, ठीक है। लेकिन एक चीज़ याद रखे, जो चीज़ पढ़ाई है ना उसको ग्रिप से फिर रिवाइज करें। रिवीजन इज़ द की। रिवीजन इतना स्ट्रांग बनाए कि 2-2 सब्जेक्ट दिन में क्या करें, पूरे सब्जेक्ट। अब जितना डेट आप लोगों ने पढ़ा है जब तक वो दोबारा ना पढ़े तो कोई फायदा नहीं, तो रिवीजन करनी चाहिए कि नहीं। रिवीजन अभी से स्टार्ट करें आप लोग। देखिए मेरा तो ये अपना मतलब था कि चलो हम, आप लोग के ख्याल में राय क्या है कि कब तक पढ़ाएं? 20 तक। तो वो एक हफ्ता पुल है कि आप लोग सारे सब्जेक्ट फिर रिवाइज करें? नहीं कर पाओगे। तो उसका बेस्ट हल ये भी हो सकता है कि आप लोग इधर आकर पढ़े, 2-2 ग्रुप में पढ़े, हम हर दूसरे दिन बाद एक एग्जाम रखें। आप लोग के लिए एक शेड्यूल बनाओ टेस्टिंग का, टेस्ट सेशन बनाओ आप लोगों के लिए। टेस्ट सेशन बनाता हूँ लास्ट वीक नहीं, वो फिर इस क्लास के एंड में आप लोगों से मशवरा करता हूँ। उस टेस्ट सेशन के लिए आप लोगों ने फिर पढ़ना ही पढ़ना होगा, या रिवाइज करोगे या नहीं उसके लिए ज़रूर करोगे, तो इस बहाने आप लोगों का पूरा कोर्स रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी, लास्ट में डिसाइड करते हैं। हाँ सब ने पढ़ना होगा, ठीक है। लेके जी क्वेश्चन नंबर 21, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। An otherwise healthy 7-year-old child is brought to you because he is shortest child in his class. Careful measurement of his upper and lower body segment demonstrate normal body proportion for his age. अब यहाँ पे एक चीज याद रखे, अपर बॉडी लोअर बॉडी प्रोपोर्शनल इसकी एज के मुताबिक क्या है, लेकिन इसका जो बोन ग्रोथ है वो क्या है, कम है। इट इज अ ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी, ठीक है। आंसर इज बी, ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी। अब देखें अगर ये बच्चा शॉर्ट होता लेकिन इसमें टंग बड़ी होती, मैक्रोग्लोसिया, फिर ये क्रीटनिज्म है, हाइपोथायराइडिज्म है, लेकिन यहाँ पे ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, a 35-year-old female underwent radiotherapy for malignancy. What would be the most likely cause of cell death due to radiation in the injury? Answer is DNA damage, ठीक है। इसका आंसर सी है, रेडिएशन डीएनए को टारगेट करती है, इसलिए बात सुने, जब रेडिएशन की वजह से ज्यादा एक्सपोज हो जाए तो डीएनए डैमेज से ल्यूकीमिया के चांसेस भी ज्यादा। प्रोलॉन्ग एक्सपोजर टू रेडियोथेरापी इज वन ऑफ द कॉज ऑफ कैंसर, ठीक है, याद रखिए डीएनए डैमेज। अ चाइल्ड डेवलप इन्फेक्शन ऑफ द फिंगर within a minute after inflammation begins. The first line defense against infection is initiated in the tissue. Answer is, what is the line of defense most likely going to be? Neutrophil invasion of that area. पीएमसी की साइट पे किसी ने ये चीजें हल की है, उसने गलत लिखा है। पीएमसी का एक है ना डेटा, वो आप लोग के पास शायद या हो या ना हो, उसमें उन लोगों ने कीज दी है, कुछ कीज है उनमें से बहुत सी कीज गलत है, वो कल मैंने देखे हैं, तो उस पर ना जाए, ठीक है। उन लोगों ने इसमें डी लिखा है और दिस इज सी, न्यूट्रोफिल इज द फर्स्ट लाइन डिफेंस मैकेनिज्म। क्लियर है। नेक्स्ट, अ 31-year-old मेल पेशेंट प्रेजेंट विद टेटनी। व्हाट इज टेटनी? इट इज सीवियर स्पाज्म ऑफ द हैंड मसल, ऐसा है, सीवियर स्पाज्म ऑफ मसल, और ये तब होता है व्हेन देयर इज हाइपोकैल्सीमिया, कैल्शियम लेवल क्या हो जाए, कम। ओके, अब देखें कैल्शियम लेवल ब्लड में इसलिए कम होती है कि इसका एब्जॉर्प्शन क्या हो जाए, कम। डिक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम की वजह से ब्लड कैल्शियम क्या हो जाती है, कम, और कैल्शियम इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द ड्यूडिनम। ये कहां से एब्जॉर्ब होता है, ड्यूडिनम, ये याद है कि नहीं, ड्यूडिनम, ड्यूडिनम इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर इसके बाद जीजुनम है, फिर इलियम है। तो अगर किसी की टेटनी है और इसकी रिसेक्शन हुई है एब्डोमेन में, तो अपर पार्ट ऑफ स्मॉल बाउल के लोअर, अपर पहला पार्ट ड्यूडिनम, तो आंसर इज अपर पार्ट ऑफ द बाउल, ठीक है। हाँ जी क्या लिखा है, सही है, अपर पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट, एन इन्फेंट, सुन ले,
An infant who was born at 33 weeks of pregnancy is on commercial baby food. Examination shows pallor. Pallor means anemia. Hematocrit is 25. What is hematocrit? याद रखें. देखिए हमारे ब्लड में कंपोजिशन क्या है? एनीवन? ब्लड कंपोजिशन क्या क्या है? ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ आरबीसी, हाँ जी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, और इसमें प्लाज्मा होता है कि नहीं? प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा, और इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह होते हैं. देखिए याद रखें पूरी ब्लड का 45% पार्ट कौन बताता है? आरबीसी. क्योंकि आरबीसी मिलियंस में होती है, ये थाउजेंड्स में होती है, लैक्स में होती है, ये मिलियंस में है. द वॉल्यूम, सुन ले, द टोटल वॉल्यूम ऑफ द ब्लड विच इज ऑक्युपाइड बाई आरबीसी इज कॉल्ड हेमेटोक्रेट. इसको क्या कहते हैं? हेमेटोक्रेट. मतलब ब्लड का जितना वॉल्यूम आरबीसी बनाती है उसको क्या कहते हैं? हेमेटोक्रेट. और नॉर्मल हेमेटोक्रेट कितना होना चाहिए? 45. और यहाँ पे कितना है? 25. तो हेमेटोक्रेट वैल्यू ज्यादा है कि कम? कम है. इट इज अ साइन ऑफ एनीमिया. ये किसकी साइन है? एनीमिया है. बात समझ गए कि नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 25. ब्लड स्मेयर शोज माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया. जी एक मिनट जी, हम 25 ही तो पढ़ रहे हैं ना, वही पढ़ा रहा हूँ. देखिए ना, infant who was born at 33 weeks of gestation is on commercial baby food. Examination shows pallor. Pallor is a sign of anemia. हेमेटोक्रेट कितना है? 25 है. तो नॉर्मल से क्या है? कम है. ब्लड स्मेयर शोज माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया. और जब भी बच्चों के अंदर ये डिफिशियंसी आती है, आंसर इज डी, रेगुलर कंजम्पशन ऑफ आयरन. इसको आयरन देना चाहिए क्योंकि आयरन डिफिशियंसी की वजह से माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया होता है. फोलिक एसिड वगैरह से तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होती है. इसका आंसर डी है. किसका? ठीक है. ओके नेक्स्ट 26. अ यंग फीमेल came for the antenatal checkup. What is antenatal? Before the delivery. Up to 35 weeks, she is taking ferrous sulfate. She does not take fresh fruit and vegetable. इसको कैल्शियम डिफिशियंसी हो सकती है. क्या हो सकती है? कैल्शियम. आंसर इज ए, फ्रेश फ्रूट वेजिटेबल ना खाने की वजह से कैल्शियम डिफिशियंसी हो सकती है. 27. पेशेंट इज रिसीविंग अ ब्लड ट्रांसफ्यूजन. शी डेवलप राइगर. राइगर का मतलब स्टिफनेस, सख्तपन. ठीक है. पेन एब्डोमेन सर्कुलेटरी आफ्टर रिसीविंग 50 ml ऑफ ट्रांसफ्यूजन. व्हाट इज द मोस्ट लाइकली कॉज? व्हाट इज दिस? आंसर इज ABO इनकम्पेटिबिलिटी. इसका मतलब मिसमैच ब्लड ट्रांसफ्यूजन है कि गलती से कोई मिसमैच ब्लड ट्रांसफ्यूज हुआ है. इन्फेक्टेड, नो, इन्फेक्टेड ब्लड कभी भी नहीं हो सकता. ठीक है. दैट इज ABO इनकम्पेटिबिलिटी. क्लियर है? मिसमैच ब्लड. नेक्स्ट, रेजिडेंट ऑफ सिटी वर, अजी इसका आंसर सी है, ABO इनकम्पेटिबिलिटी. इसका मतलब द ब्लड ग्रुप दैट वी ट्रांसफ्यूज टू अ पेशेंट इज नॉट कंपेटेबल टू रिसीव. इसको मिसमैच ब्लड कहते हैं. ब्लड ग्रुप ए गलती से बी को दिया होगा या बी से ए को दिया होगा. ठीक है. नेक्स्ट, रेजिडेंट ऑफ सिटी वर एक्सपोज टू गामा रे रेडिएशन बाय बॉम्ब ब्लास्ट. ये मेरे CPS में भी आया था क्वेश्चन. कि एक बंदा है सिटी में, वो एक्सपोज है किस चीज को? बम ब्लास्ट. आफ्टर अ फ्यू वीक्स सम ऑफ देम डेवलप एनीमिया. द मोस्ट कॉमन, और बम से रेडिएशन होती है क्या? नहीं. द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ रेडिएशनल एनीमिया इज एप्लास्टिक एनीमिया. ये कौन सा एनीमिया है? एप्लास्टिक. क्योंकि बम ब्लास्ट की वजह से जो रेडिएशन है इट कैन कॉज बोन मेरो सप्रेशन. ये क्या कराती है? बोन मेरो सप्रेशन. जी जी. फ्रेश फ्रूट वेजिटेबल में कैल्शियम होती है, तो अगर वो ना ले तो कैल्शियम वो कंज्यूम भी कर रही है. फेरस सल्फेट तो ले रही है, आयरन वगैरह. फोलिक एसिड भी उसको मिल रहा है, लेकिन कैल्शियम ज्यादा होती है. ठीक है. ओके. बम ब्लास्ट जब भी एग्जाम में आ जाए, बम ब्लास्ट के अंदर द मोस्ट कॉमन आर्गन टू बी रप्चर, लंग्स. बम ब्लास्ट के अंदर कॉमन आर्गन टू बी रप्चर इज लंग्स. लेकिन बम ब्लास्ट की वजह से कॉमन एरिया टू बी सप्रेस इज बोन मेरो, कैन कॉज एप्लास्टिक एनीमिया. तो उसमें सारे सेल लाइन क्या हो जाएंगे? डिक्रीज. तो पैनसाइटोपिनिया होता है. ओके. रेज जो भी हो, लेकिन बम ब्लास्ट की हिस्ट्री हो, रेडिएशन इज द वर्ड, दैट इज कॉल्ड ऑफ एप्लास्टिक एनीमिया. ठीक है. गेम आर एज अलग चीज है, लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन के लिए दी है. क्लियर है?
A middle aged lady presented with fever and pain in the right upper hypochondria quadrant. ये कहाँ का मसला है? हाँ जी, राइट अपर हाइपोकोंड्रियम में लीवर है। लीवर में जब भी इसिनोफिलिया आ जाए इट इज अम्यूबियासिस। ये क्या कंडीशन है? अम्यूबियासिस। एंट अम्यूबा हिस्टोलाइटिका। इंटेस्टाइनल अम्यूबियासिस भी होता है और एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल भी, ये मैंने आप लोगों को बताया था। इफ अमीबा कैन अफेक्ट इंटेस्टाइन, इससे डायरिया हो जाता है, इसको कहते हैं इंटेस्टाइनल अम्यूबियासिस। अगर लीवर को डैमेज करे एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल अम्यूबियासिस, इसमें यूसिनोफिलिया और राइट अपर हाइपोकोंड्रियक पेन होता है। नेक्स्ट यार देख, अपेंडिसाइटिस ये हो सकता है, हाँ ओके, कोलिसिस्टाइटिस हो सकता है। इसमें तो मार्फिसाइन याद है कि नहीं, पेन होता है बहुत ज्यादा, जो किधर जाता है, रेडिएट करता है, शोल्डर में जाता है। और ये हेपेटाइटिस नहीं होता, इसमें जॉइंटिस जरूर होता है। तो अगर ये तीन चीजें भी आप लोग रिमूव करें तो आखिर एक चीज बचता है, दैट इज अम्यूबियासिस। क्लियर है कि नहीं? ओके नेक्स्ट, द सर्जिकल स्पेसिमन ऑफ अपेंडिक्स आफ्टर एक्यूट अपेंडिसाइटिस। भाई हमें न्यूट्रोफिल मिलेंगे इसके अंदर। क्या मिलेंगे? न्यूट्रोफिल। अपेंडिसाइटिस का केस है बैक्टीरिया की वजह से, तो कौन से सेल बढ़ेंगे? न्यूट्रोफिल। इन एल्डरली लेडी शी हैज अ टेंडर, सुन ले, फॉर्म स्वेलिंग इन द नेक रीजन। अब इधर देख, नेक रीजन में जब भी फीमेल में स्वेलिंग है इट में भी थायराइड प्रॉब्लम। क्या मसला है? थायराइड। तो देखे, शी कंप्लेन ऑफ होर्सनेस ऑफ वॉइस। अब होर्सनेस ऑफ वॉइस मीन लेरिंग्स का इशू भी हो सकता है, ठीक है। व्हाट इज द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन फॉर मेकिंग द डायग्नोसिस? क्या करेंगे? हाँ क्या करेंगे? एनीवन? T4 एस्टिमेशन चेक करते हैं। हमने सबसे पहले थायराइड से स्टार्ट करना है। TFT थायराइड फंक्शन टेस्ट एस्टिमेशन थायराइड से, क्योंकि स्वेलिंग तो कुछ भी हो सकती है, तो T4 एस्टिमेशन करते। कभी कभार थायराइड ग्लैंड इतना इनलार्ज हो जाता है रिकरेंट लेरेंजियल नर्व सप्रेस होकर हार्सनेस ऑफ वॉइस करा सकती है, ठीक है। कॉस्ट इफेक्टिव मीन जो कम पैसों में भी हो और अच्छा रिजल्ट भी दे दे, इसको कॉस्ट इफेक्टिव कहते हैं। दैट इज T4 एस्टिमेशन। क्लियर है कि अच्छा रिजल्ट देगा हमें स्वेलिंग के बारे में, होर्सनेस ऑफ वॉइस के बारे में। अब देखिए, कॉस्ट इफेक्टिव से मुराद ये है अगर आप पैसे कम लगाए आपको अपना डिजायर इफेक्ट ना मिले, कोई फायदा नहीं है। पैसे भी कम इफेक्ट भी अच्छा, वो T4 एस्टिमेशन बता सकता है, ठीक है। A 35-year-old man complain of palpitation, shortness of breath, and slight weight loss. He is unable to bear increased environmental temperature. भाई आप लोग को पता है वेट लॉस, पाल्पिटेशन, हाँ जी, और साथ में शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। तो BMR ज्यादा है कि कम? बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या है? ज्यादा है। हाइपरथायराइडिज्म है कि नहीं? तो आप लोग क्या करेंगे? TSH लेवल चेक करेंगे। TSH, तो हम TSH लेवल चेक करते हैं, दैट इज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। अच्छे जा रहे हो कि नहीं? 33 को छोड़े 34 को देखे, 33 को लास्ट में देखते हैं। 34, a 20-year-old healthy young man has multiple fractures of the long bone in a car accident. 3 days later, ये तो PMD स्टेप 1 में भी आता है। 3 days later he developed tachypnea, dyspnea, tachycardia and diffuse petechial rashes on dependent area. Long bone fracture जिसमें भी हो जाए there is a high risk of fat embolism. ये क्या होता है? फैट एम्बोलिज्म। अगर किसी को DVT है और इससे डिटेच पीस जाए वो पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, लेकिन लॉन्ग बोन में फैट्स होती है और फैट्स का अगर कोई पीस डिटेच हो जाए और वो पल्मोनरी आर्टरी को ब्लॉक करे तो इसको हम फैट एम्बोलिज्म कहते हैं। अब यहाँ पे 2 चीजें याद रखें, अगर एग्जाम में आ जाए लॉन्ग बोन फ्रैक्चर, हाँ जी, तो ये इसमें कौन सा एम्बोलिज्म है? फैट। नंबर 2, ब्रेस्ट ट्रोमा। अगर ब्रेस्ट ट्रोमा एग्जाम में आ जाए इसमें भी फैट एम्बोलिज्म, क्योंकि फीमेल ब्रेस्ट इज मेड अप ऑफ फैटी टिश्यू। तो जब फीमेल ब्रेस्ट में ट्रोमा हो जाए और उससे नेक्रोसिस आ जाए, फैट नेक्रोसिस, और एम्बोलिज्म विल बी फैट एम्बोलिज्म। और लॉन्ग बोन फ्रैक्चर में भी क्या होता है? फैट एम्बोलिज्म। मेरे ख्याल में ये तो पाकिस्तान के एग्जाम में हर एग्जाम में आता है। फैट एम्बोलिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट वन, ठीक है। ये किसका गलत है? किस क्या लिखा है? मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। हाँ, तो लॉन्ग बोन फ्रैक्चर के बाद कैसे होता है? हार्ट अटैक के लिए जरूरी है कि हड्डी टूटना पड़ेगी? हाँ। 35, ये तो अभी फर्स्ट आप लोगों को बेसिक में भी पढ़ा है। देखे, 27-year-old मैन स्टेप इन द राइट फोर आर्म। सुन ले, यहाँ पे उसको स्टेप हो गई है राइट फोर आर्म,
there is no vascular injury but he cannot flex his index and middle finger, index or middle finger, which nerve are most probably damaged? हाँ जी यार, रेडियल नर्व में द पेशेंट कैन नॉट एबल टू एक्सटेंड, वो एक्सटेंसर है, दैट इज मीडियन नर्व पॉलिसी, ये मीडियन नर्व है। रेडियल नर्व में तो रिस्ट ड्रॉप होता है, उसमें हम एक्सटेंड नहीं कर पाते, अगर फ्लेक्स नहीं कर पाते तो मीडियन नर्व है, ठीक है। ये जो ओ के साइन है ना, ओ के साइन, ये फ्लेक्स, ये मीडियन नर्व कराती है, क्लियर है? हाँ जी। नेक्स्ट, दैट इज मीडियन नर्व। अ 30-year-old फीमेल had fever for last 10 days, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Recently she developed continuous chest pain, ये मैंने पढ़ाया भी था, unrelated to position, ये मायोकार्डाइटिस है, इसका मतलब मायोकार्डियम में है। सुन ले, इधर फोकस करे। हाँ, चेस्ट पेन आ जाए ना, चेस्ट पेन अगर आगे बेंड होने से, हाँ जी, कम हो जाए लेकिन नीचे स्ट्रेट होने से बढ़ जाए, ये पेरिकार्डाइटिस है। और ऐसा चेस्ट पेन जो पोजीशन से कोई ताल्लुक ना रखे, अनरिलेटेड टू द पोजीशन, ये मायोकार्डाइटिस है, ये मायोकार्डियम का लेयर है, तो आंसर इज मायोकार्डियम। हाँ, तो पोजीशन रेस्पिरेशन दोनों, जब आप आगे झुक जाए सांस ले तो कम होगा पेरिकार्डाइटिस, आगे चाहे आप पीछे जाए या आगे जाए, पेन इंटेंसिटी विल बी सेम विद रेस्पिरेशन, दैट इज मायोकार्डाइटिस। एंजाइना पेन इज रेफर टू द लेफ्ट शोल्डर, उसमें रेफर्ड पेन होता है, ये चेस्ट लोकलाइज पेन होता है, क्लियर है जी? वही ना, उसमें रेस्पिरेशन से ऑन इंस्पिरेशन पेन इंटेंसिटी इंक्रीज, लेकिन एक्सपायरेशन पे पेन इंटेंसिटी डिक्रीज, लेकिन ये अनरिलेटेड टू क्या है? रेस्पिरेशन है। और जो लोगों ने, मैं कल आप लोगों को वो की दिखाऊंगा, उन लोगों में ये भी गलत क्या है, ये कल मुझे किसी ने पकड़ा था, देखिए मैंने टी केस ने भी डी लगाया था, बट दिस इज नॉट डी, इट इज सी, क्योंकि अनरिलेटेड, ये बुक में लिखा है, ये मायोकार्डियम का मसला होता है, क्लियर है? नेक्स्ट, अ पर्सन रिसीव्ड अ वुंड बाय पेनिट्रेटिंग ऑब्जेक्ट पासिंग अलोंग द लेफ्ट एजेस ऑफ स्टर्नम, लेफ्ट एजेस ऑफ द स्टर्नम में जब या जब फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस, ये लेफ्ट लंग की इंजरी है, आंसर इज डी, ये लेफ्ट लंग है, ठीक है, लेफ्ट लंग जाएगी, लेफ्ट इंटरकोस्ट, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में, तो स्टर्नम के नीचे लेफ्ट लंग है, उसके मार्जिन से जाती है, स्टर्नम को नहीं लगती, नीचे जाती है और लेफ्ट लंग की बेस को लग जाती है, क्लियर है? नेक्स्ट, इसके बाद जो क्वेश्चन है सबसे इंपोर्टेंट है, अ 45-year-old male fell on his back from the second story of the building 2 days after being admitted to the hospital, ये CPS का कॉपी पेस्ट क्वेश्चन लिया है, क्योंकि मैंने पढ़ा है ना रिसेंटली, मुझे पता है। ही कंप्लेन ऑफ इनएबिलिटी टू अवॉइड यूरिन एंड यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, देखिए यूरिनरी ब्लैडर, सुन ले, जो ब्लैडर है ना, ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर हेल्प इन द स्टोरेज ऑफ यूरिन। अब कभी कभार हमें यूरिन आती है, अर्ग आती है, लेकिन हम यूरिनेट करना नहीं चाहते, तो हम यूरिन को होल्ड कर सकते हैं क्या? नहीं, और यूरिन होल्ड हम तब कर सकते हैं व्हेन देयर इज पुडेंडल नर्व एक्टिविटी, कौन सी नर्व? पुडेंडल, तो स्टिमुलेशन ऑफ विच नर्व कैन होल्ड यूरिन? पुडेंडल नर्व, और पुडेंडल नर्व अराइजेस फ्रॉम द सैक्रल प्लेक्सिस S2, S3 एंड S4। तो अगर एक पेशेंट है, उसकी पुडेंडल नर्व डैमेज हो जाए तो उससे इनकॉन्टिनेंस होगी क्या? नहीं, तो कौन सा डैमेज होगा एरिया? S2, S3, S4, क्लियर है क्या? नहीं, तो दैट इज पुडेंडल नर्व डैमेज, याद है क्या? नहीं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट वन, ठीक है? नेक्स्ट, ये हमने पढ़ा है क्या? नहीं, ये हमने पढ़ा था, ओके। नेक्स्ट, अ 45-year-old woman was diagnosed to have carcinoma of the cervix, देखिए सर्विक्स इज द लोअर पार्ट ऑफ यूटेरस, यूट्रस की जब सर्विक्स की कैंसर हो जाए, सुन ले, इसकी जो लिम्फेटिक स्प्रेड है, मेटास्टेसिस इंटरनल इलियक लिम्फ नोड, ये कौन सा होता है? इंटरनल इलियक लिम्फ नोड में जाती है। इलियक लिम्फ नोड दो है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल, सर्विक्स की कैंसर इंटरनल इलियक नोड में जाती है, कल गायनी में ये लिम्फेटिक ड्रेनेज पढ़ाऊंगा, ठीक है? नेक्स्ट, abnormally tall boy of 14 years consulted his physician for his abnormal height and for secretion from his mammary gland. X-ray skull shows enlarged pituitary gland. Histological examination of pituitary is shows increased number of eosinophil. इसके अंदर क्या आता है? यूसिनोफिल। ये जो यूसिनोफिल है, ये कैंसर ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड में बढ़ जाती है, मतलब ये याद रखे, whenever you suspect something wrong in pituitary, eosinophil level is massively increased। इसका आंसर है, आंसर इज डी, क्लियर है?
अब आ जाए आखिर में 33 नंबर को देखे। इस क्वेश्चन पे थोड़ा मैं कंफ्यूज हूँ क्योंकि इसका की कई से मुझे न मिला है, क्योंकि इसके आंसर बोथ से है। अब देखे किन लोगों ने किस एंगल से दिया, आप लोग भी कमेंट्स करें। A 55-year-old lady present with sudden onset of left-sided hemiplegia, मतलब जो लेफ्ट साइड है उसकी पैरालाइसिस हो गई है, पैरालाइज। On examination she has irregular pulse, chest X-ray show Kerle B line. Kerle B line is an abnormal lining that we see on the X-ray. और जब Kerle B line X-ray में जब भी आ जाए Kerle B line, तो it is a diagnostic of pulmonary edema। यह हमें क्या बताती है? पल्मोनरी एडिमा। इसका मतलब कि लंग्स के अंदर कोई एडिमेटस कंडीशन है। एक्सिस फ्लूइड अक्यूमुलेशन इन द लंग्स इज कॉल्ड पल्मोनरी एडिमा। और उस एक्सिस फ्लूइड की वजह से लंग की शेडो पे लाइनिंग आती है, उसको क्या कहते हैं? करले बी लाइन। व्हाट इज द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस? तो क्या होता है इसमें? है इसको रहने दे, आई विल कंफर्म दिस फ्रॉम समवेयर, लेकिन इसका की कहीं पे भी नहीं है। लेकिन करले बी लाइन एडीमा भी हो सकता है लेकिन ये लंग एडीमा में, अब लंग एडीमा की वजह से अगर किसी को एब्सेस हुआ है, ब्रेन एब्सेस, उसमें ये हीमोप्लेजिया तो ब्रेन का मसला है, लेकिन करले बी लाइन कहाँ का मसला है? लंग्स का मसला है। तो इन लोगों ने ऊपर ब्रेन का मसला दिया है, नीचे लेकर चेस्ट एक्सरे शो करले बी लाइन। इसका मतलब कोई प्राइमरी मसला लंग्स में है, जिसकी वजह से मसला किधर गया है? ब्रेन में। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट में हल करेंगे, पूरा सही तरीके से इसको मालूम करके इंशाल्लाह वी विल डिस्कस इन द कमिंग। ठीक है, अभी तक हमने 19 कर लिए। 19 तो 19 में कितने टीक है किसी के? कितने? 10 टीक है, सही है। 6 ठीक है, और 5 गलत, 5 गलत है। हाँ 8 गलत है, ठीक है, 5 सही है। आप ऐसा करें, जितने भी ठीक है ना, इसको कहें 10/19 या 11/9, ताकि आप लोगों को पता हो कि कितने एरा में हम क्या परफॉर्म कर रहे हैं। इंशाल्लाह टुमारो विल बी नेक्स्ट 20। ठीक है, टुमारो क्लास विल बी 12।